फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जो आपको यूपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा, सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, मध्य निषेध रेलवे और एसएससी तथा एमटीएस के अन्य एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए है और ये 94 नंबर सीरीज है। इससे पहले भी सीरीज आपको देखना है या सेट आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ही हम प्रत्येक का सेट का पीडीएफ अपलोड कर दिया है, तो वहां पे आपको विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ और सॉल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं या केसीसी केसरिया कम्प्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल से भी आप सेट नंबर डाल के आप इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर इस केसरिया कम्प्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले हर एक एग्जाम के क्वेश्चन के लिए, काफी लाजवाब क्वेश्चन के लिए, ट्रेंडिंग क्वेश्चन के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन और ये सेट प्रैक्टिस दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से इसको टाइप करके और कौन सा आंसर, कितना आंसर इस क्वेश्चन के लिए देना है, उतना ही आंसर सर्च करना और उसको लिखना बड़ा ही मेहनत का काम होता है। तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, एनालिसिस को। तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किया था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे घुमा के और भी पूछेगा। ये तो जनरल सवाल आपसे पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछेगा कि कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में जो मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम उद्देश्य को शामिल किया गया था, उसे किसने संकल्पित किया था, उसका प्रारूप किसने संकल्पित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उसे संकल्पित किया था और इस प्रारूप को बनाने में उनकी हेल्प, उनकी मदद एम.एन. रॉय ने की थी। क्लियर? तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में पहली बार मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। क्लियर? अब बेलगांव अधिवेशन देख लेते हैं। बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। यह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी मात्र एक कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। बेलगांव अधिवेशन 40वें अधिवेशन 1924 ईस्वी में, जो कर्नाटक में हुआ था। अब ध्यान देंगे, इस अधिवेशन में पहली बार हिंदी भाषा को मान्यता दिया गया था। क्लियर? और लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। यह कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। ध्यान देंगे, पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था मद्रास अधिवेशन में। क्लियर? यहाँ ल से लाहौर, ल से लक्ष्य, ल से जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू। क्लियर? लाहौर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन की बात करें जो 1937 ईस्वी में हुआ था, यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता जे.एल. नेहरू के द्वारा ही किया गया था। यह अधिवेशन जो है वो महाराष्ट्र के एक गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। ध्यान दीजिएगा, फैजपुर अधिवेशन गांव में आयोजित होने वाला एक पहला अधिवेशन था। यह फैजपुर गांव जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए रहेंगे? चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 15 पर ध्यान दीजिएगा। तो राज्य द्वारा धर्म, लिंग, मूल वंश, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें सार्वजनिक स्थान की चर्चा जो है, अब कहीं भी कोई भी क्षेत्र में जा आ सकते हैं। इस पर कोई भी, आपके मूल वंश क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपका धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, इस आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर? उसमें से अनुच्छेद 15 के 3 उपबंध में सार्वजनिक स्थान की चर्चा किया गया है कि सार्वजनिक स्थान पर जाने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे तो आप किसी धर्म के हो, किसी लिंग के हो, किसी मूल वंश के हो, किसी जाति के हो या किसी जन्म स्थान के हो।
क्लियर। अनुच्छेद 16 की बात है तो आपका सही आंसर जो जाएगा वो अनुच्छेद 15 के 3 उपबंध में कहा गया है कि संविधान के द्वारा कि सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए खुली आजादी दी गई है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता दिया जाएगा। इसमें अपवाद रखा गया SC, ST, OBC आवश्यकता अनुसार इसे आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत के लिए दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है इस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है, लेकिन हाँ सैनिक उपाधि, शैक्षणिक सम्मान, कोई नागरिक सम्मान जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, ये सभी उपाधि को आप रख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी उपाधि को आप धारण नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, जैसे राय बहादुर, जैसे ठाकुर, ये सभी जो उपाधियां हैं आप धारण नहीं कर सकते हैं। या विदेशी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला कोई भी सम्मान, कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति के अनुमति के बिना आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी सीमा बिहार से लगेगी नेपाल से वो सभी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला भी कहलाएगा। क्लियर। तो बिहार से जिला जो लगता है, बिहार से नेपाल से लगने वाला जो जिला है वो कुल 7 जिला है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। बिहार के उत्तर में स्थित है नेपाल देश। इसमें भारत के बिहार राज्य के 7 जिले की सीमा लगती है, जो बिहार की अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला भी कहलाती है। और वे जिले हैं पश्चिम चंपारण, शुरू से चलेंगे तो पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे। क्लियर। पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे बिहार को तो सबसे पश्चिम में पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, यही 7 जिला है जो नेपाल से लगता है और बिहार का अंतरराष्ट्रीय जिला ही कहलाता है। क्लियर। ध्यान देंगे बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है और बिहार के 3 जिले जो है वो पश्चिम बंगाल से लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। क्लियर। बिहार के फिर दक्षिण में आएंगे तो झारखंड राज्य है और झारखंड राज्य से बिहार के कुल 8 जिले लगते हैं, जिसमें कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास है। जबकि बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य है, जिसे बिहार के कुल 8 जिले मिलते हैं, रोहतास, कैमूर यानी भभुआ, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई थी? 1961 ईस्वी में NCERT की स्थापना की जाती है। अब ध्यान देंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, जिसका पूरा रूप होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, भारत सरकार के द्वारा 1961 ईस्वी में स्थापित एक स्वायत्त संगठन था जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकार की सहायता और सलाह देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोलकाप्पियम की विषय वस्तु क्या है? तो तोलकाप्पियम जो है वो संगम व्याकरण साहित्य है, व्याकरण ग्रंथ है। अब तोलकाप्पियम की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलकाप्पियर के द्वारा तोलकाप्पियम नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना किया गया है। यह एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? IMF। देखेंगे इसका पूरा रूप क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, जिसमें वर्तमान में कुल 190 सदस्य देश है। इसका घोषित मिशन जो है वो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए यह काम कर रहा है। इसका गठन हैरी डेक्स्टर व्हाइट और जॉन मेनॉर्ड केन्स के विचार के द्वारा 1944 ईस्वी के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था तथा 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को यह काम करना शुरू कर दिया गया था। इसकी स्थापना जो हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हैरी डेक्स्टर व्हाइट
और जॉन मेनार्ड केन्स के विचार के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन यह अपना काम जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शुरू करता है वह 27 दिसंबर 1945 ईस्वी से अपना काम करना शुरू करता है। वर्तमान समय में यह भुगतान संतुलन, कठिनाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों के प्रबंधन में एक ऐसी केंद्रीय भूमिका निभाता है तथा अपने सदस्य देशों को ऋण प्रोवाइड करता है। अब आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है? बिल्कुल नहीं। यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है? बिल्कुल नहीं। यह केवल सदस्य देशों को अपना ऋण प्रोवाइड करता है, क्योंकि यह एक वित्तीय संस्था है और इसका वित्तीयन जो होता है वो उसके सदस्य देशों के द्वारा होता है। अतः यह ऋण जो है वो अपने सदस्य देशों को ही देता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किसमें? अब जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है तो वो मृत सागर, इजराइल के मृत सागर में सर्वाधिक लवणता दिए गए ऑप्शन के अनुसार पाया जाता है। क्लियर? अब देखेंगे वास्तविक रूप से सर्वप्रथम महासागरीय लवणता के बारे में विटमर नामक विद्वान के द्वारा 1884 ईस्वी में बताया गया था। ध्यान दीजिएगा, महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर होती है। यदि प्रति 1000 मिलीलीटर जल में 35 ग्राम लवणता पाई जाती है महासागरों में। क्लियर? और महासागरों में कुल 47 प्रकार की लवणता के बारे में विटमर नामक विद्वान ने बताया था। आप ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक लवणता जो है वो तुर्की का वान झील में पाया जाता है। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं था तो दूसरा ऑप्शन लेना पड़ा। तो ध्यान देंगे, सर्वाधिक लवणता जो है वो तुर्की का वान झील में पाया जाता है और यह इसकी लवणता जो है वो 330 ग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर होती है। जबकि दूसरा सर्वाधिक लवणता वाला झील इजराइल का मृत सागर है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। इजराइल का मृत सागर है जिसकी औसत लवणता 240 ग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर होती है। ये भी आप टर्म याद रखेंगे। तीसरा सर्वाधिक लवणता वाला जो झील है वो यूएसए का ग्रेट साल्ट लेक है। इसकी औसत लवणता की बात करें तो 230 ग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर है। विश्व की सबसे कम लवणता, जब सबसे ज्यादा लवणता की बात की है तो सबसे कम लवणता भी देख लेंगे। तो विश्व की सबसे कम लवणता वाला झील बोथनिया की खाड़ी का है। इसकी औसत लवणता 2 ग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर है। जबकि दूसरी सबसे कम लवणता वाला सागर जो है वो विश्व का या झील बाल्टिक सागर है, जिसकी औसत लवणता 3 से 15 ग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर है। विश्व में लवणता की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर झील है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित इसमें से नहीं है? तो पीट जो है वो निम्न कोटि का कोयला होता है। बिल्कुल सही है, सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पीट कोयला। पीट कोयला को कोयला निर्माण का सूचक माना जाता है और इसमें कार्बन की प्रतिशतता जो होती है वो सबसे कम होती है, 25% से भी कम, जिसके कारण से इसे सबसे निम्न कैटेगरी का कोयला माना जाता है। कंपोज उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है। जी हाँ, कंपोज जो है वो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। क्रोमियम की बात करें तो खनिज ईंधन है। जी नहीं, क्रोमियम जो है वो खनिज ईंधन नहीं है, बल्कि क्रोमियम एक खनिज है केवल। क्लियर? फजेंडा कहवा की खेती होती है। ब्राजील में कहवा यानी कॉफी के मैदान को फजेंडा कहा जाता है। बिल्कुल ही सही है। तो आपका सही आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा। क्लियर? अब इसका एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा। पीट कोयला का सबसे निम्न श्रेणी होता है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता जो होती है वो 25% से भी कम होती है। इसे कोयला निर्माण का सूचक माना जाता है। क्लियर? इसके अलावा कोयला का प्रकार जो होता है वो एंथ्रासाइट सबसे उच्च श्रेणी का कोयला, बिटुमिनस जिसे कुकिंग कोल कहा जाता है, लिग्नाइट जिसे भूरी कोयला के नाम से भी, ब्राउन कोल के नाम से भी जाना जाता है। कंपोज ब्राजील का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान को कहा जाता है। क्रोमियम एक खनिज ईंधन नहीं बल्कि एक खनिज है। ब्राजील में पाया जाने वाला कहवा यानी कॉफी के बागान को फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सासाराम का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा करवाया गया। जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। जरा ध्यान दीजिएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। इसका निर्माण 16 अगस्त 1545 ईस्वी में पूरा हुआ था। इस मकबरा का निर्माण सम्राट शेर शाह सूरी ने बिहार के पठान की याद में बनाया था। बिहार के पठानों की याद में शेर शाह सूरी ने सासाराम में एक मकबरा का निर्माण किया था, जिसमें खुद शेर शाह सूरी का मकबरा भी स्थित है। क्लियर?
फतेहपुर सीकरी की बात करें तो इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में किया गया था। जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है वो इस्लाम शैली में निर्मित किया गया एक प्रकार का मस्जिद है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चार मीनार की बात करें तो हैदराबाद में स्थित है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? तो 5 साल तक अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता की चर्चा की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 124, क्योंकि संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 124 में किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता की चर्चा अनुच्छेद 124 के उपबंध 3 में किया गया है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता बताई गई है, जरा ध्यान से सुनिएगा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका होना चाहिए, या फिर किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक वह अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर तीसरा कंडीशन राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए। क्लियर? अगर ये कंडीशन है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता बनने की वह योग्यता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो है अपघर्षण। ऑप्शन नंबर ए। शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 3 कारक होते हैं, एक अपघर्षण, दूसरा हिमानीकृत और तीसरा संक्षारण होता है। क्लियर? संक्षरण नहीं, संक्षारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ध्यान देंगे, आर्थिक क्रियाकलाप को 3 भाग में बांट दिया जाता है। क्लियर? अब वो तीनों भाग में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि को 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। पहला का तो आंसर आपका मिल ही गया कि प्राथमिक क्षेत्र होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी को शामिल किया जाता है। इसमें जो संलग्न श्रम की प्रकृति होती है, जो श्रमिक होते हैं, जो संलग्न श्रमिक होते हैं, उसको रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उसको दर्शाने के लिए, संकेत देने के लिए, संकेत रखने के लिए रेड कॉलर जॉब के रूप में उसे संकेतित किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है, अर्थात निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, वाहन, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसमें लगे जो कुशल श्रमिक होते हैं, द्वितीय क्षेत्र में लगे जो कुशल श्रमिक होते हैं, पॉइंट को ध्यान रखिएगा, द्वितीय श्रेणी में लगे जो कुशल श्रमिक होते हैं उनको व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत संकेतित किया जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक जो होते हैं उसको ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत संकेतित किया जाता है। क्लियर? तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन इत्यादि को शामिल किया जाता है। अतः तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल पर्वत श्रेणी में नहीं है? सॉरी, जरा ध्यान दीजिएगा, मैकाल पर्वत श्रेणी में नहीं स्थित है किसका? तो नर्मदा नदी। पहले देख लेते हैं नर्मदा नदी का। इस नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा पर्वतमाला की दूसरी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक मैकाल पर्वत का हिस्सा। अमरकंटक मैकाल पर्वत, यहां से निकलकर यह नदी सतपुड़ा तथा विंध्य पर्वत की भ्रंश घाटी से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर है? तो ये तो मैकाल हो गया। इसके अलावा ताप्ती को देखते हैं। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित मुल्ताई नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर? तीसरा है सोन नदी। इस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक श्रेणी यानी मैकाल पर्वत तथा पटना मैकाल पर्वत ही है तथा पटना के निकट यह गंगा में आकर मिल जाती है।
महानदी की बात करें तो इस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जनपद का सिंहावा श्रेणी जो मैकाल पर्वत का हिस्सा है वहां से इसका उद्गम स्थल होता है तथा यह कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कौन सा आंसर आपका आया? ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम स्थल मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से निम्नलिखित में से कौन है जो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा जो नहीं है वो है पेरी जलधारा। पेरू को हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। जरा देख लेंगे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर की ठंडी और गर्म जलधारा तथा इसके क्या ट्रिक है, जैसे कि आप याद रख सकते हैं। देखिएगा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा का क्या ट्रिक होता है। गब्रा बीबी इमली फल खाए। कौन बीबी? गब्रा बीबी जो है वो इमली फल खाए। ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा का ट्रिक है। पूरा अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा याद रहेगा। इसे ग से याद रखेंगे गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्रा से ब्राजीलियन जलधारा, बी से उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और एक बी और है तो उससे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा याद रखिएगा। इसके अलावा है इमली फल खाए, तो फ से फ्लोरिडो हो गया, फ्लोरिडा जलसंधि हो गया। इसके अलावा एंटाइल्स जलधारा, एक ई से यहाँ पे लिखना हम टाइप करना भूल गए, ई से होता है इरमिंजर, ई से यहीं से ई से इरमिंजर, इरमिंजर जलधारा, ई से इरमिंजर जलधारा। तो फ से फ्लोरिडा जलधारा हल हो गया। ए से एंटाइल्स जलधारा खाए, अल्लाह अल्लाह को साइलेंट रखिएगा और खा को साइलेंट रखिएगा। तो ए से एंटाइल्स जलधारा और ई से इरमिंजर जलधारा, इमली से। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा का ट्रिक क्या होता है? वो तो गर्म जलधारा का। ठंडी जलधारा फौक लेवे आग। क्या फौक लेवे? आग। आग कोई फाक सकता है, इन फिर भी फाक लेवे आग। तो फा से फॉकलैंड जलधारा, क से कनारी जलधारा, ले से लिब्राडोर जलधारा, बे से वेनेजुएला जलधारा, आ से अंटार्कटिका जलधारा तथा ग से ग्रीनलैंड जलधारा याद रखिएगा। इसी में लगा लीजिएगा पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। ये सभी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इसके अलावा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा की बात करें तो इसका ट्रिक है बीबी क्यों रोआए आंसू। जब भी कोई रोएगा तो आंसू ही रोएगा, तो बीबी क्यों रोआए आंसू। बी से याद रखेंगे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और बी से दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। इसके अलावा क्योरो से क्योरोसिबो जलधारा, आ से आए तो आ से अलास्का जलधारा, ए से एलनिनो जलधारा, आ से ऑस्ट्रेलिया जलधारा तथा सू से सुसीमा जलधारा है। क्लियर? ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा का ट्रिक क्या है? ओके पेरू। ओ से ओखोटस जलधारा, का से क्यूराइल जलधारा, का से कैलिफोर्निया, के से क्यूराइल और कैलिफोर्निया दोनों को याद रखिएगा। पे से पेरू जलधारा, पेरू जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। बोलीविया की राजधानी जो है वो कहां है? आपको दर्शाने के लिए कहता है बोलीविया की राजधानी लापाज है। इसके अलावा अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। चिली की राजधानी की बात करें तो सेंटियागो है तथा पेरू की राजधानी लीमा है। जरा ध्यान रखिएगा, एक तरफ देश, महादेश, राजधानी और मुद्रा भी ध्यान रखिएगा। देश बोलीविया है, कौन सा महादेश में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। राजधानी बोलीविया की लापाज है और यहाँ की मुद्रा बोलीवियानो है। अर्जेंटीना देश महादेश में पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और मुद्रा अर्जेंटीनो है। चिली एक देश है, यह दक्षिण अमेरिका का देश है और यहाँ की राजधानी सांटियागो है तथा चिली की मुद्रा पीसो है। पेरू एक देश, दक्षिण अमेरिकी देश है तथा राजधानी लीमा है और यहाँ की मुद्रा न्यू कैसल है। तो आपका आंसर मिलता है 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम जो है भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित एक अधिनियम था। अब ध्यान दीजिएगा किससे संबंधित था? तो समाज सुधारक हरविलास शारदा के अथक प्रयास से वर्ष 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 14 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था। क्लियर?
किसके प्रयास से? हरविलास शारदा के प्रयास से 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम को पारित किया गया था। या आयु याद रखेंगे 18 वर्ष लड़का का और लड़की का 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विवाह करना अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइज सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था? इंडिया साइज सर्वेक्षण, जरा ध्यान दीजिएगा, इंडिया साइज सर्वेक्षण क्या है? तो कपड़ा मंत्रालय और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT ने आकार के भ्रम को दूर करने के लिए भारत में आकार का सर्वेक्षण यानी साइज सर्वे शुरू किया है। इसे इंडिया साइज नाम दिया गया है। यह सर्वेक्षण आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। हालांकि इस परियोजना की घोषणा जो हुई थी वो फरवरी 2019 में की गई थी, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण देरी से शुरू हो पाया। क्लियर? तो आपका सही आंसर जो होगा वो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान या कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 बनाइएगा, ऑप्शन नंबर ई, कपड़ा एवं राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। किस? क्लियर? कपड़ा मंत्रालय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व इसमें से कौन सा नहीं है? तो राज्य का नीति निर्देशक कौन सा नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे देश की पहले नीति निर्देशक तत्व समझेंगे है क्या। हमारे देश के संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है, जो हमारे देश में आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने की चर्चा, अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 38 में किया गया। हमने कहा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि की चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 38 में किया गया है, तो ये तो है नीति निर्देशक तत्व। दूसरा, एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करने की चर्चा अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है, यानी ये भी नीति निर्देशक तत्व है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करने की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है, यानी ये भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। लेकिन युवकों को रोजगार देना नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं को आवाहन करने वाले को क्या कहा जाता था? जरा समझिएगा, यजुर्वेद, इस वेद को गद्य एवं पद वाला वेद भी कहा जाता है। इस वेद में यज्ञों के नियमों एवं यज्ञ के समय जो नियम होते हैं और विधि विधान जो होते हैं उसकी चर्चा मिलती है यजुर्वेद में। इसके मंत्रों के उच्चारित करने वाले पुरोहित को अधर्व्यु या याज्ञिक के नाम से जाना जाता था। तो आपका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, याज्ञिक या फिर अधर्व्यु कहा जाता था ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को। यजुर्वेद के पढ़ने वाले मंत्रों के पुरोहित को याज्ञिक या अधर्व्यु कहा जाता था। जबकि ऋग्वेद की चर्चा करें तो इसमें देवी देवताओं के मंत्रों यानी ऋचाओं का संग्रह किया गया है। इसमें जो मंत्र का उच्चारण है उसको ऋचाएं कहा गया है, और इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि या पुरोहित को होत्री कहा जाता है। यानी ऋग्वेद के मंत्रों को जो पढ़ते थे, ऋचाओं को जो पढ़ते थे, उन्हें होत्र या होत्री कहा जाता था। सामवेद, इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किया गया। इसे ही भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है सामवेद को। इसके मंत्रों के पाठकर्ता जो होते थे या पुरोहित जो होते थे उसे उदाता या उद्गाता के नाम से जाना गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ हम आदेश देते हैं? तो परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। अब जरा समझिएगा बारी बारी से कि 5 प्रकार का रीट अनुच्छेद 32 तथा 226 के अनुसार मौलिक अधिकार के हनन हो जाने के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध लेख। अंग्रेजी में कहेंगे तो हेबियस कॉर्पस, मिंडामस, को वारंटो, सर्टियोरी और प्रोहिबिशन। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है 24 घंटा के भीतर लाने और ले जाने के समय को हटाकर। क्लियर? परमादेश जो होता है दूसरा रीट, जिसे याचिका हिंदी में कहा जाता है। परमादेश जो होता है जिसे अंग्रेजी में मिंडामस कहा जाता है, या रीट का अर्थ होता है आदेश देना, यानी हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से आप यह काम कर रहे हैं।
यानी किस अधिकार से? उत्प्रेषण यानी सर्टियोडेरी जो होता है, यह रीट का मतलब होता है अपने पास मंगा लेना, अर्थात उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले की सुनवाई के लिए अपने पास मुकदमा को मंगा सकता है। इसी को उत्प्रेषण रीट के अंतर्गत जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख यानी प्रोहिबिशन जो होता है, इसका अर्थ है मना कर देना, अर्थात उच्चतम न्यायालय किसी निचली न्यायालय को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्या शामिल किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय कहते किसको है? नेशनल इनकम। तो यह वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य को शामिल किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा किसी बच्चे की जेब खर्च राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि यह हस्तांतरण भुगतान में शामिल ही नहीं है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा इन दोनों को। इसके अलावा देखेंगे तीसरा ऑप्शन, लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना। लॉटरी का पुरस्कार जीतना किसी प्रकार की बिक्री और अंतिम उत्पाद का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता है, अतः यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि नए मकान का निर्माण करना कारक आय उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब नए मकान का निर्माण कर रहे हैं आप, तो किसी न किसी प्रकार का जेन्युइन आय आपके पास, इनकम आपके पास है, तो यह राष्ट्रीय आय का हिस्सा माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? उसे समृद्ध अर्थव्यवस्था कहेंगे या फिर बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे, जिसका कोई मतलब ही नहीं है विश्व से। तो ऐसी व्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध ही नहीं होता है उसे समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसमें नियोजित केंद्रीय बिंदु होता है जिसके कारण समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान अवसर प्राप्त कर पाता है, और ऐसा उत्पादन योजना सरकार के द्वारा बनाया जाता है कि प्रत्येक बिंदु को उसके योग्यता के प्रत्येक लोग को, प्रत्येक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार काम मिल सके। इसी को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है वो माना जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। क्लियर? मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट किसको कहेंगे? तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें माल और सेवाओं की कीमतें खुले बाजार में निर्धारित होती है। मुक्त बाजार में मांग और आपूर्ति सरकार या अन्य आधिकारिक या फिर कृत्रिम हस्तक्षेप से स्वतंत्र होते हैं, यानी इसमें कोई हस्तक्षेप कृत्रिम तौर पर नहीं किया जाता है, और इसमें आर्थिक संतुलन बनने से बाजार में कीमतें तय होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो समाजवाद और पूंजीवादी दोनों के लाभों को एकत्र करता है। जब भी आवश्यक हो तो सरकार निजी क्षेत्र के कार्यों में अपना हस्तक्षेप कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी होता है? वो होता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। जरा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय का आकलन सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना, सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को किया गया था। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में गरीबी रेखा का आकलन एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, जबकि मौद्रिक नीति का संचालन एवं आकलन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर, भारत में वर्तमान व्यवस्था के आधार पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपना ले तो क्या होगा? कहने का मतलब है वर्तमान समय में भारत जो है वो संसदनात्मक व्यवस्था अपना रही है, लेकिन अगर भारत अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपना ले यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपना ले तो क्या हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? तो शासनाध्यक्ष जो होगा वो उसका कार्यकाल स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, हमने पहले भी चर्चा किया है। तो इसमें क्या होता है कि प्राय राज्य का प्रमुख जो होता है यानी राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, यह सरकार कार्यपालिका का भी अध्यक्ष हो जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं करती है, यानी विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों अलग अलग कार्य करती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में
कार्यपालिका और न्यायपालिका जो होती है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख हो जाता है। क्लियर? लेकिन संसदनात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति देखने में तो लगता है कि सब कुछ है, लेकिन कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये होता है संसदीय प्रणाली व्यवस्था में। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित ही नहीं होते, अलग अलग काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। क्लियर? संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? तो इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका जो होते हैं एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया या राष्ट्रपति होता है तथा राज्य सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और दोनों ही अलग अलग व्यक्ति होते हैं। राज्य का मुखिया अलग होता है और सरकार का मुखिया अलग होता है। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। क्लियर? यही अंतर होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में और संसदीय शासन प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा ना, वही तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है जरा समझिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127वें अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जा सकती है। क्लियर? ये पॉइंट को याद रखिएगा। यदि न्यायालय के सत्र को आयोजित करने और जारी रखने के लिए न्यायाधीश की गण पूर्ति अगर उपलब्ध नहीं हो पाई है, उचित संख्या नहीं मिल पाई, तो ऐसे स्थिति में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से। क्लियर? जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? जरा ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर ही कोई अर्थव्यवस्था सार्वजनिक है या निजी है, इसको तय किया जाता है। क्लियर? अगर कोई निजी व्यक्ति निजी फर्म को चला रहा है तो उसे निजी क्षेत्र का उद्यम कहेंगे, लेकिन अगर वह सभी को उस पर अस्तित्व है, सभी का उस पर अधिकार है, तो उसको कहेंगे सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, यानी सार्वजनिक क्षेत्र उसको कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है? दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देगी निकट दृष्टि दोष में। देखिएगा क्या होता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष जिसे अंग्रेजी में मायोपिया कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है। निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु देखेगा, लेकिन दूर की वस्तु वह स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण होता है लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। आंख में जो लेंस होता है उसकी गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाती है। अभी तीनों कंडीशन जब होता है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। क्लियर? इसके निवारण के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मा का प्रयोग किया जाता है। तो किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर तभी दिखाई देगी जब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी के बंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? कुल 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बंबई अधिवेशन में। अब ज्यादा ध्यान दीजिएगा, 1889 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न एक अंग्रेज थे। ये दूसरे अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूलेट पहले थे और दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न थे। इस अधिवेशन में कुल 10 महिलाओं ने भाग लिया था। ध्यान दीजिएगा, कादिम्बनी गांगुली बंगाल की पहली डॉक्टर थी
जो 1889 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन, लीवर का वजन की बात करें तो 1.5 kg से लेकर 2 kg का होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज होता है, और यह पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि भी है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो वह पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह पीयूष ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस किसका संयोजन होता है? तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोजन को जल गैस कहा जाता है। हालांकि इसमें कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, लगभग 4% मात्रा में। जरा ध्यान दीजिएगा, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें 45% कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन 49% का संयोजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण का प्रयोग मेथेनॉल के संश्लेषण में किया जाता है। इसे संश्लेषित गैस या सीन गैस के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जल गैस जो होता है उसे सीन गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही भाप अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है। जल गैस को भाप अंगार गैस के नाम से या सीन गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊष्मीय मान की बात करें तो 2500 से लेकर 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है, और इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं एल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना होता है? जरा ध्यान दीजिएगा, निकट बिंदु इसका कितना होता है? दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और निकट स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी रहेगा तभी तो वस्तु उसको दिखाई देगा, क्योंकि दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, नेत्र के सामने वह निकटतम दूरी जहां तक रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आंख की बात करें तो इसके लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी होना जरूरी होता है, और इसे आंख का निकट बिंदु भी कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी को दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट जो बिंदु होगा, क्योंकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, तो 25 सेंटीमीटर से अधिक ही होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक अनंत तक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्लास्टिक है? इसमें से अब जरा देखिएगा प्लास्टिक क्या होता है और यह कितने प्रकार के हैं। जो वस्तुएं विरूपक बल को हटा लिए जाने, विरूपक बल का मतलब विकृति बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेता है, वे पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाता है। क्लियर। टोटल इलास्टिक कहलाता है। इसके विपरीत जो वस्तुएं विरूपक बल यानी विकृति बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाता, बल्कि सदैव के लिए वह उसी अवस्था में रह जाता है, उसी अवस्था में विरूपित हो जाता है, तो वे पूर्ण सुघट्य यानी परफेक्टली प्लास्टिक कहलाता है। वास्तव में कोई भी वस्तु न तो पूर्ण प्रत्यास्थ होता है और न ही पूर्ण सुघट्य होता है, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर ही होती है। फिर भी मोटे तौर पर, आम तौर पर क्वार्ट्ज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु तथा मोम व गीली मिट्टी यानी मृत्तिका को पूर्ण सुघट्य माना जा सकता है। क्लियर। तो आपका सही आंसर जो मिलेगा वो मृत्तिका मिलेगा, यानी मिट्टी मिलेगा, गीली मिट्टी मिलेगा। इसे ही पूर्ण सुघट्य माना जाता है या प्लास्टिक माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में सर्वोत्तम ईंधन का उदाहरण कौन है? तो जरा देखिएगा, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन जो है वो सर्वाधिक सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है, हाइड्रोजन को। क्लियर। अब ईंधन, एक तरफ ईंधन देख लेंगे ऊर्जा, और दूसरे तरफ उसका प्रति ग्राम ईंधन कितना होता है। हाइड्रोजन का प्रति ग्राम ईंधन जो होता है वो 14,186 इलेक्ट्रॉन जूल प्रति ग्राम होता है, जबकि मीथेन की बात करें तो 55,600 जूल प्रति ग्राम
मीथेन का प्रति ग्राम ईंधन का मान होता है, ईंधनीय मान होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इथेनॉल का 30,000 जूल प्रति ग्राम होता है और ब्यूटेन का यानी एलपीजी का 49,100 जूल प्रति ग्राम होता है। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें है हाइड्रोजन में 1,41,860 जूल प्रति ग्राम होता है लगभग। क्लियर? तो हाइड्रोजन का सर्वाधिक उष्मीय मान होता है, अतः इसमें ईंधनीय मान की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे उचित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन जो हुआ था वो जुलाई 1991 ईस्वी में हुआ था। अब जरा देखेंगे अवमूल्यन से क्या था। तो अवमूल्यन किसको कहेंगे? तो इसका मतलब है कि देश की मौद्रिक इकाई के मूल्य को विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर कम कर देना। अब यह काम क्यों किया जाता है? तो अवमूल्यन से विदेशी बाजारों में निर्यात सस्ता हो जाता है और घरेलू बाजार में आयात जो है वो महंगा हो जाता है। इस प्रकार इससे निर्यात अधिक और आयात कम हो जाता है, इसलिए अवमूल्यन किया जाता है। क्लियर? लेकिन घरेलू मुद्रा के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह दूसरे देश के मुद्रा की तुलना में भारतीय मुद्रा के आयात और निर्यात पर इस तरीका का प्रभाव पड़ता है, लेकिन घरेलू मुद्रा के मूल्य पर कोई प्रभाव इससे नहीं पड़ता है। भारत में रुपये का 3 बार अवमूल्यन अभी तक किया जा चुका है। पहली बार सितंबर 1949 ईस्वी में भारतीय रुपये में 30.5% का अवमूल्यन किया गया था, जबकि दूसरी बार 6 जून 1966 ईस्वी को भारतीय रुपये का 36.5% अवमूल्यन कर दिया गया था और तीसरी बार और अंतिम बार रुपये का मूल्यन जुलाई 1991 ईस्वी में रुपये के बाह्य मूल्य में 20% की कमी कर दी गई थी। क्लियर? तो सबसे अंतिम बार जुलाई 1991, 3 बार कब? 1948 में, 1966 में और 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण को अभिव्यक्त नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार से आप कहेंगे? तो इसे ही कहा जाता है बहुप्रभावी। सॉरी, देखेंगे ऐसे जीन जो 2 या 2 से अधिक प्रभाव को अथवा लक्षणों को एक ही समय में दिखाते हैं अथवा उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन या बहुप्रभावी जीन कहा जाता है। प्लियोट्रॉपी या बहुप्रभावी जीन जो होते हैं उसका प्रभाव को सर्वप्रथम ग्रेगरी जॉन मेंडल, जिन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, इनके द्वारा देखा गया था जब उन्होंने मटर के पौधे पर अपना अध्ययन कर रहे थे। अब अपरूपता की अगर बात करें तो जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न और रासायनिक गुण समान होते हैं तो इन रूपों को अपरूप व तत्व के इन गुण को अपरूपता कहा जाता है। जबकि स्वपोषित किसे कहेंगे? जो अपना पोषण स्वयं करता हो, अपना भोजन स्वयं बनाता हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता हो, वह स्वपोषी कहलाता है। परपोषी जो दूसरे पर निर्भर करता हो, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन का आविष्कार 1921 ईस्वी में किया गया था। देखेंगे टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ता थे फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने जॉन मैकलियोड के निर्देशन में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया था और इस आविष्कार को सर्वप्रथम 14 वर्ष के मधुमेह रोगी लियोनार्ड थॉम्पसन पर 1922 ईस्वी में आजमाया गया था। यानी खोज 1921 ईस्वी में और प्रयोग 1922 ईस्वी में। सबसे पहला व्यक्ति लियोनार्ड थॉम्पसन पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण ले ली थी? किस वर्ष शरण ले ली थी? तो 1491 ईस्वी में शरण लिया था। जरा देखिएगा, 1491 ईस्वी में सिकंदर लोदी से पराजित होकर सिकंदर लोदी जो सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, सिकंदर लोदी जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण ले ली थी सिकंदर लोदी से पराजित होकर। इस युद्ध में हुसैन शाह सरकी का साथ दे रहे बारबक शाह और सालीवाहन के पराजित होने तथा हुसैन शाह सरकी को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था? बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए एक प्रशासक को नियुक्त किया गया था सन 1769 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कहां से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? तो बिहार में बॉक्साइट का उत्पादन जो है वो खड़गपुर की पहाड़ी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसी को देखें थोड़ा सा, बिहार राज्य में कहां बॉक्साइट का उत्पादन? तो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी तथा रोहतास के बंजारी, मुंगेर में भी, तो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी और रोहतास के बंजारी पहाड़ी से बॉक्साइट का अल्प उत्पादन बिहार में प्राप्त किया जाता है। खड़गपुर की पहाड़ी में खपरा, मैरा दाढ़ी, गढ़िया, दैता और सारंगा में धातु किस्म का बॉक्साइट जिनका उत्पादन आवागमन की दुरूहता के कारण अवरुद्ध है। बॉक्साइट के मूल उपयोग एल्यूमिनियम के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 25 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों यानी अंतिम मील तक में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना था और देश में ही अनुसंधान, परीक्षण और उपचार के लिए आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो गीता गोपीनाथ को बनाया गया है IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर। भारतीय अमेरिकी, ये भारत की है और अमेरिकी मूल की है। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी। यह जियोफ्रे ओकामोटो की जगह लेंगी, यानी इनके पहले जियोफ्रे ओकामोटो IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? नागालैंड सरकार के द्वारा सबसे पहली बार वहां के पुलिस के द्वारा कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ये क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। तो नागालैंड के DGP टी जॉन लांगकुमर ने कोहिमा में, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में पुलिस मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप राज्य के सभी नागरिकों को विशेष रूप से संकटग्रस्त लोगों को सीधे पुलिस के संपर्क करने में सक्षम बनाएगी, क्योंकि यह केवल एक क्लिक की दूरी पर आसानी से उपलब्ध है। ऐप में एक निर्देशक, अलर्ट, पर्यटक सुझाव, SOS, निकटतम पुलिस स्टेशन और इस बाकी सारे खोज को शामिल किया गया है, इसी ऐप में दिया हुआ है। नागरिक किसी भी एंड्रॉइड फोन पर गूगल स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम लेंस क्या होता है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, जूम लेंस जो होता है वो क्या होता है? तो यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है। परिवर्तित मतलब चेंजेबल, बदला जा सकता है। जूम लेंस को जूम किया जा सकता है, जूम आउट, जूम इन किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टिंग इंडिया, फोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नवीनतम पुस्तक है, नंदिनी दास के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब इसी को देखेंगे, तो यह अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया, जारी किया गया है पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,